नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का जो जीएस और जीके का जो पोर्शन होने वाला है 50 नंबर का, उसका मैं 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जो आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पीवाईक्यूज भी इंक्लूड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, कौन सा सभ्यता संबंधित नहीं है। ऑप्शन है कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। लोथल से प्राप्त प्रमाण में युगल समाधि, पत्तन घोड़े का अवशेष, धान की भूसी, और रोपड़ से प्राप्त प्रमाण में तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, और कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड, ये सब सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तथा पाटलिपुत्र जो है, यहाँ पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभ्यता, तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई। ठीक है, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो क्या बताया कि जो कालीबंगन है यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, जुते हुए खेत, अग्निकुंड, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा रोपड़ से क्या प्राप्त हुए थे, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता प्राप्त हुआ था। और लोथल से क्या प्राप्त हुआ था, लोथल से पत्तन, घोड़े का अवशेष और धान की भूसी, ये सब यहाँ से। जबकि पाटलिपुत्र जो है ना, यहाँ पे क्या हुआ था, तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है, बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, बच्चे का विवाह किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें बच्चे का जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बहुत सा बदल चुका है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि उपनयन जब आए कि उपनयन समारोह, ठीक है, या फिर यज्ञोपवीत संस्कार अगर पूछा जाए तो ये इसका संबंध बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, इससे संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया है कि नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा, चलिए पहले ऑप्शन बता देते हैं। अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, उपासका पिटक या विनय पिटक। तो आपको बता दें कि सिर्फ 3 ही पिटक थे, तो उसमें से अभिधम पिटक है, उपासका पिटक नहीं है, सुत्त पिटक है और विनय पिटक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा कि कौन सा 3 पिटकों में से नहीं है, वो उपासका पिटक नहीं है। बुद्ध के कई पुस्तकों में लिखा है कि इनके उपदेश मौखिक होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया हुआ है। ठीक है, इसकी रचना अगर पूछी जाए तो आपको बता दें कि इसकी रचना जो है वो पाली भाषा में की गई है। अगला क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। ऑप्शन है तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश। तो आपको बता दें कि 12वीं शताब्दी में के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक भी थे। ठीक है, अगर पूछा है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासनकाल था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, तोमर वंश का। और तोमर वंश के अगर संस्थापक की बात की जाए तो अनंगपाल थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। ऑप्शन है फैजी, अबुल फजल, बदायूनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बदायूनी, ये होगा।
अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने किया था। अकबरनामा की अगर रचना पूछा जाए तो अबुल फजल आप लिखिए, कौन है? अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? वो था बीरबल। ये सब ध्यान रखिएगा। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ऑप्शन है 1234, 1681, 1394 या 1498। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1498। वास्को डिगामा 1498 में कालीकट के तट पर उतरा था। वास्को डिगामा समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाला तथा उत्तरमांसा, ठीक है, उत्तरमासा अंतरीप के पास पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नाविक था। ठीक, अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? ऑप्शन है बॉम्बे, यानी जो अब मुंबई है, अहमदाबाद, पुणे और कलकत्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? होगा ये मुंबई। ठीक है, आर्य समाज एक हिंदू में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। इसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? तो 1875 में किया था। कहाँ किया था? मुंबई में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ है ये आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। आपसे पूछा जा सकता है कि सत्य प्रकाश जो है ये किसके द्वारा रचित है? तो आप बता सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा है। अगला है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू या महात्मा गांधी। तो इसके सही आंसर कौन होगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ये मानवतावादी थे। उनकी विश्व बंधुत्व में गहरी आस्था थी। ये जीवन की स्वतंत्रता तथा संपत्ति ग्रहण करने के प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक भी थे। अगला है महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे थे? मतलब जब दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पहुंचे थे? ठीक है, ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, केपटाउन, डरबन या पोर्ट एलिजाबेथ। तो इसका सही आंसर होगा डरबन। ठीक है, महात्मा गांधी 1893 में भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी, ठीक है, द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे थे। वह दक्षिण अफ्रीका के भारतीय समुदाय के नेता भी थे। दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन में उनकी भागीदारी रही थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ऑप्शन है नेहरू जी, गांधी जी, JP नारायण, MN रॉय। इसका सही आंसर होगा MN रॉय। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की गई थी। संविधान सभा का विचार MN रॉय के दिमाग की उपज मानी जाती है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी पहली बैठक? ये पूछा जा सकता है कि कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 में इसकी पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है। ठीक है, बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात हो तो डॉक्टर BR अम्बेडकर होंगे, स्थायी अध्यक्ष की बात हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष की बात हो तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1956। तो इसका सही आंसर होगा 1956। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया। आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत
14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन कर दिया गया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए 1956 में कितने राज्यों का गठन किया गया था, तो उसमें थे 14 राज्य थे। ठीक है, और 6 संघ शासित प्रदेश से। अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? ऑप्शन है 14, 13, 17 या 26। तो इसका सही आंसर होगा 14। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है 5वें, 6वें, 7वें या 8वें। तो 6वें राष्ट्रपति ये थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल जो था वो कब से कब तक था? वो था 25 जुलाई 1977 से। और कब तक था? वो था 25 जुलाई 1982 तक था। सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई थी, उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? बहुत ही बढ़िया पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ऑप्शन है आर्टिकल 54, आर्टिकल 63, आर्टिकल 66 और आर्टिकल 74। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? आर्टिकल 66। ठीक है, आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आप बता सकते हैं कि 61वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कौन सा सन था? 1989। अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ऑप्शन है लोकसभा की कुल संख्या का 15%, 10%, 5% या 20%। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा की कुल संख्या का 15%। यानी केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा या विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होता है। अगला है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद जो 153 से 167 राज्यों के राज्यपाल का वर्णन है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य विधि मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को राज्य का विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है।
अगला है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। कहाँ कहाँ उपलब्ध है? लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में, या उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो कहाँ कहाँ है? तो आपको बता दें, पंचायती राज निकायों में है। अगला है, 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, या 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, या 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तर। तो इसका सही आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तर। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव, ठीक है, का परिक्रमण गति, ठीक है, का परिक्रमण जो गति होता है, परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा पर 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ कर देती है। 3 माह पश्चात 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है। तो हम बता सकते हैं कि इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगी। ऑप्शन है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? दक्षिण प्रशांत, हिंद महासागर, कैरेबियन सागर, या उत्तरी अटलांटिक कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक में। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक तथा ग्रीनलैंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 2,17,500 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसकी राजधानी अगर ग्रीनलैंड का पूछा जाए तो क्या है? नुक। समुद्री जल का औसतन खारापन होता है, कितना होता है? 2.5%, 3%, 3.5 या 4%। तो इसका सही आंसर है 3.5%। समुद्री जल का औसतन खारापन 3.5% होता है। अगला है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी या मोजावे। तो इसका सही आंसर होगा सहारा। विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल सहारा है, जो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र जो है वो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को, यहाँ सब जगह पर है। इसके अलावा आपको थार का बता दें, थार पश्चिमी भारत राजस्थान हरियाणा यहाँ पर है, यानी पश्चिमी भारत में है, राजस्थान हरियाणा। गोबी जो है ये मंगोलिया और चीन में है। मोजाबे जो है ये यूएसए में है, यानी दक्षिणी कैलिफोर्निया में, आप बता सकते हैं। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ऑप्शन है बुल्गारिया, सूडान, बेनिन या घाना। तो इसका सही आंसर होगा बुल्गारिया। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी सोफिया है, सोफिया। इसकी राजधानी जो है वो सोफिया। जबकि सूडान जो है, सूडान, बेनिन और घाना ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? ग्रीस, अर्जेंटीना, मंगोलिया, मेडागास्कर। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? पेंटागोनिया एक पठार क्षेत्र है, तो ये जो है कहाँ से? अर्जेंटीना में स्थित है, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इसका जो दक्षिणी भाग है ये मरुस्थलीय है। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि अरब सागर हमारा कहाँ पे है। तो अरब सागर हमारा इस तरफ, यहाँ पे अरब सागर है, यानी अरेबियन सी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अरब सागर है और इधर का है बंगाल, यानी बंगाल का खाड़ी है। तो इस तरफ अब आपको बता दें कि इस तरफ गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती जो है इधर ही गिरती है, यानी कि जो आपका सही आंसर होगा वो होगा नर्मदा। नर्मदा नदी की लंबाई भी पूछ सकता है, तो आपको बता दें कि ये 1312 किलोमीटर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक जो स्थान है वहाँ से निकलती है। पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो आप बता सकते हैं कि विंध्याचल श्रेणी के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है। और इस नदी का जो समागम होता है ये कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी। यहाँ पे आपका इस जगह खंबात की खाड़ी है।
ठीक है, तो वहीं पर, और खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में है। ये पश्चिमी दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा, हरगोविंद खुराना या एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा एम.एस. स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग या वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप बता सकते हैं कि ये हुई है 2 मई 1951 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली, ठीक है, कौन सा कर है? आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर या निगम कर? इसका सही आंसर होगा सेवा कर। सेवा कर किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है और इस कर की भुगतान करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? ऑप्शन है हरियाणा, गोवा, गुजरात या बिहार। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है। हरियाणा के अलावा पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब में भी कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन AMRUT किस मंत्रालय के अधीन है? आवास और शहरी मामले, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या गृह मंत्रालय? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आवास और शहरी मामले। आवास और शहरी मामले। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन आवास और शहरी मामले के अंतर्गत आते हैं। इस योजना को जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है? मृदा, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड जो है यानी AgL, ठीक है, का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। सोलर नाइट्रेट को यानी सोलर नाइट्रेट जो है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो है इसको क्या कहते हैं? लूनर कास्टिक कहते हैं। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर किसी का निशान लगाया जाता है। जो आप वोट डाल के आते हैं तब आप ब्लू कलर की जो मार्किंग की जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, उसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। अगला है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरिनियम, टाइटेनियम, लौह। तो ऑप्शन बी होगा। मोनोजाइट थोरियम का प्रमुख अयस्क है। यह केरल के मालाबार के प्रमुख तटीय मोनोजाइट रेत में सर्वाधिक पाया जाता है। यह विश्व का 75% थोरियम दक्षिण भारत में पाया जाता है। विश्व का कितना? 75%। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? Na, Mn, Fe या Mg? तो कौन सा बचेगा? तो आपको बता दें कि क्लोरोफिल जब जलाया जाता है तो कौन सा तत्व शेष बचता है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की भस्म में Mg यानी मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल की भस्म में मैग्नीशियम पाया जाता है जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण तथा वसा संश्लेषण क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं जिसे हरित रोग कहते हैं, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम पाया जाता है? महिलाओं में बहुत कम पाया जाता है। निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर, वर्णधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। तो कौन सा बहुत कम पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा कौन? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि लड़कियां या महिलाएं जो भी होती हैं वो नेल पेंट को भी कई कलरों में बता देती हैं, तो आप उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि इनमें कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। इनको कलर लाइट और डार्क में बहुत ही ईजिली से ना पता चल जाता है, बल्कि पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। कई सारे सैड्स बता दिया जाता है, तो ऐसे ही आप तुलना कर ही सकते हैं कि इनमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? कलर ब्लाइंडनेस। एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? गिरगिट, छिपकली, सर्प या कछुआ? ठीक है, कौन सा देख सकता है? तो इसमें सही है गिरगिट। गिरगिट देख सकता है। गिरगिट सरीसृप परिवार कैमो लियोनार्डी का एक सदस्य है। गिरगिट पेड़ों पर रहने वाली छिपकलियों जो प्राय अपनी शरीर के रंग बदलने की क्षमता, युग्मित अंगुलिकाओं, अग्रदंतमाला और एक लंबी पतली तब फैल सकने वाली जीभ के लिए जानी जाती है। गिरगिट एक समय में दोनों तरफ देख सकती है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? ऑप्शन है हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क या यकृत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यकृत। यकृत मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तथा महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती है जो पित्तरस का स्राव करती है। अगला है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती है? ऑप्शन है यकृत, अस्थिमज्जा, वृक्क या हृदय। तो इसका सही आंसर होगा अस्थिमज्जा। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई या उभयवतल होती हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? अस्थिमज्जा। अगला है, उच्छादन यानी अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन, शुष्कन, परासरण या प्रस्फुटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रस्वेदन। अगला है, ALU का विस्तृत रूप है, क्या है? अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ALU का विस्तृत रूप है। अगला है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की की होती है? ऑप्शन है 24, 25, 26 या 27। तो इसका सही आंसर होगा 26। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुल 26 वर्णमालाएं होती हैं और कीबोर्ड की सामान्यतः 102 की होती है। अगर पूछा जाए कितने कीज होते हैं तो 102 होते हैं। की 3 प्रकार की भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा कि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अल्फा न्यूमेरिक की होती है, फंक्शनल की होती है और स्पेशल की होती है, ये ध्यान रखिएगा। और टोटल कितने कीज होते हैं? 102। वर्णमालाओं की कितनी होती है? 26। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? पानी, मृदा, हवा या कवक? इसका सही आंसर होगा कवक। अगला है, फ्लाई ऐश है CO2, कार्बनिक कणकीय पदार्थ, एस के लघु कण या NOx। क्या होगा? तो इसका सी होगा एस के लघु कण। उड़न यानी फ्लाई ऐश जो है यानी उड़न राख ऐश के लघु कण है। उड़ा यानी कि जो फ्लाई ऐश बहुत सी चीजें
जैसे कोयला को जलाने से निर्मित पदार्थ जो महीन कणों से निर्मित होती है, ये हल्के कण उत्सर्जित गैसों के साथ ऊपर उठ जाते हैं। अगला है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? सुपर क्लस्टर का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती या सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती। एक सुपर क्लस्टर छोटी आकाश गंगा समूहों या आकाश गंगा समूहों का बड़ा समूह होता है। अभी हाल ही में IUCAA पुणे के द्वारा आकाश गंगाओं के एक बहुत बड़े सुपर क्लस्टर की खोज की है, जिसका नाम सरस्वती दिया गया है। सरस्वती सुपर क्लस्टर में आकाश गंगाओं के कुछ कितने क्लस्टर हैं? 43 क्लस्टर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तंजौर, मिथिला, हैदराबाद या भुवनेश्वर। तो आपको बता दें कि मधुबनी जो है वो मिथिला, ठीक है। भारतीय लोक चिन्हों की एक प्रसिद्ध शैली है मधुबनी की, जो बिहार में है। यह बिहार के मिथिला, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। प्रारंभ में यह चित्रकारी रंगोली के रूप में प्रसिद्ध थी, परंतु धीरे धीरे यह दीवारों एवं कपड़ों पर भी की जाने लगी है। ये कई बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मधुबनी जो पेंटिंग है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं कि बिहार का मिथिला का है। अगला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जुलाई, 15 अगस्त, 31 अक्टूबर या 22 मार्च। तो इसका सही आंसर होगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बता दें 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को बता दें इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है और राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला है, वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 2 जुलाई 2015, 21 जून 2015, 1 जुलाई 2015 या 14 जुलाई 2015। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21 जून 2015। 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था, इसलिए 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की पहल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के द्वारा कर दिया था। कब किया था ये भी आप नोट कर लीजिएगा, 27 सितंबर 2014 को, ठीक है। कहाँ पे किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के द्वारा किया था। ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? ठीक है, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? बोत्सवाना, बेलारूस, बोलीविया, ब्राजील। तो इसका सही आंसर होगा ब्राजील। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जहां विश्व भर की 43% आबादी रहती है, जहां विश्व का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 37% और विश्व व्यापार में इसकी 17% हिस्सेदारी है। ब्राजील ब्राजील हो गया, जैसे बी है ब्राजील हो गया, रशिया, ठीक है, इंडिया, चाइना और इसके अलावा साउथ अफ्रीका, ठीक है, इसके सदस्य देश हैं। ब्रिक्स समूह का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन कब हुआ था? वो था 16 जून 2009 को। कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। अगर पूछा जाए ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं तो आप ध्यान रखिएगा। कैसे आप बताएंगे? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? ऑप्शन इलाहाबाद, इटावा, मिर्जापुर या अलीगढ़। तो इसका सही आंसर होगा अलीगढ़। अलीगढ़ नहीं करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले सीमा मध्य प्रदेश से साझा नहीं करता है? तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है, मध्य प्रदेश ये सब पूरा मध्य प्रदेश में आता है। तो आपको बता दें कि देख लीजिए इलाहाबाद यानी यहाँ है, ये भी टच कर रहा है, ठीक है। इटावा, वो भी इटावा देख लीजिए, इटावा भी टच कर रहा है। आपका अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ यहाँ के आसपास होगा, तो ये शो नहीं कर रहा है। केवल और केवल अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ आपका मध्य प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। तो ये आपका आज का अंतिम सवाल था और मतलब आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था।
आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहेंगे जब तक आपका बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। हम आपकी फुल प्रिपरेशन करा देंगे हर एक सब्जेक्ट का, आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिले और आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए, धन्यवाद।